हेलो, गुड मॉर्निंग। शुभम। शुभम। यस मैम। क्यों बेटा, बाकी के बच्चे क्यों नहीं आ रहे क्लास में? इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो आप लोग। मैम पता नहीं। राहुल ने भी ज्वाइन किया है, विदाउट ऑडियो ज्वाइन किया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी करी थी, हेजार्ड को क्लासिफाई किया था कि कितने टाइप्स के हेजार्ड्स हैं और हर एक का सिंबल क्या है और किसको किस कैटेगरी में, कौन सी हेजार्ड्स किस कैटेगरी में रहती है, उसको हमने डिफाइन किया था। ठीक है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू OSHA। ठीक है। OSHA पहले भी हम लोग इसके फुल फॉर्म और डिफिनेशंस वगैरह देख चुके हैं कि OSHA है क्या, इसका फंक्शन क्या है। आज इसी जो OSHA है, इसका सारा इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे जो स्टडी करनी है, बेसिकली स्टडी क्या है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ OSHA, कब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो इसमें आएगा कि इसके क्या मतलब इसका क्या फंक्शन क्या है ना। फंक्शन के अंदर क्या क्या ये असेसमेंट होती है, ये सारी चीजें हैं इसके नीचे की स्लाइड्स में आएंगी आपकी। डिफिनेशन सबसे फर्स्ट आती है, डिफिनेशन ऑफ OSHA। ठीक है। तो OSHA बेसिकली क्या है, इट इज अ जॉइंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कमिटी। ठीक है, इट इज अ कमिटी। ठीक है, कमिटी है और जो किससे रिलेटेड है, जहां पे भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, बेसिकली किससे रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से, कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते हैं तो वहां पे जो भी हेजार्ड्स होते हैं, वर्क प्लेस पे जो भी हेजार्ड्स होंगे, उन हेजार्ड्स को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, इससे रिलेटेड है। और वहां पे कोई आपको हेल्थ इशू ना आए, जहाँ पे आप जिस वर्क प्लेस पे आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क प्लेस की वजह से आप
कि आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये किसको, ये जो डिफाइन होती है, ये डिफाइन जो होती है जो ठीक है, तो ये आपका क्या है कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1950s में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशंस, ठीक है। कि कहीं पे भी, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉय है, कि उसकी फिजिकल मेंटल और जो सोशल वेलबींग होती है वो किसके थ्रू ऑब्जर्व की जाती है, किस गाइडलाइन के थ्रू की जाती है, OSHA के थ्रू की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है व्हाट इज द गोल्स ऑफ OSHA, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका आता है कि टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक है। कि OSHA का फर्स्ट गोल क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी आपके हैजार्ड्स हैं, जो जिसकी वजह से एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एंड डिजीजेस, कि अगर जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वहां पे क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। कोई केमिकल अगर आपके हैंड पे गिर जाता है ना, तो आपको कोई स्किन डिजीज हो सकती है, या उसको इनहेल करने से हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है टू अचीव मैक्सिमम ह्यूमन इफिशियंसी एंड मशीन इफिशियंसी, ठीक है। कि जो आपकी इफिशियंसी है, चाहे ह्यूमन की फुल इफिशियंसी और मशीन की जो फुल इफिशियंसी है, अगर आप कहीं पे भी अगर सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं हम, तो उसका मतलब क्या है कि हम मशीन की प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं। जो ह्यूमन है, जो वर्कमैन है वहां पे, उसकी जिस इक्विपमेंट पे वो काम कर रहा है, उस इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो उसको फॉलो कर रहा है। तो उस वजह से क्या होगी कि जो वर्क मैन वहां पे उस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी, और जो आपकी मशीन है उसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज होगा, और हम उससे क्या कर सकते हैं, फुल इफिशियंसी के साथ अपनी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है टू रिड्यूस सिक एब्सेंटिज्म, ठीक है। रिड्यूस सिक एब्सेंटिज्म मतलब अब कहीं पे भी वर्क प्लेस पे अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो वहां पे हेल्थ से रिलेटेड कोई वहां पे ऐसी केमिकल्स या कुछ ऐसा यूज हो रहा है जिससे कि हेल्थ पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या होगा, वर्क प्लेस पे वो जो पर्सन है जो उस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड जो काम कर रहा है, जिस मशीन पे काम कर रहा है, वो मशीन आपका वो पर्सन क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि उसको हेल्थ इशू आएंगे तो हो सकता है कि वो अपने वर्क प्लेस पे ना आ सके, है ना। तो इसको भी क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ह्यूमन की एफिशिएंसी क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑल्सो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इस कमिटी को क्यों जो है आपको क्या कहते हैं बनाया गया है, ठीक है। कमिटी बनाने का पर्पस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। तो टू मेंटेन एंड प्रमोट द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है वो किसके थ्रू ऑब्जर्व होगी, किसके थ्रू OSHA के थ्रू ऑब्जर्व करेगी, जिससे कि वर्कर्स को क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा, कि वो मेंटली भी सही रहेगा और फिजिकली भी सही रहेगा। अगर मान लो जैसे कोई भी इंडस्ट्री
है ना। वहां पे क्या होती है, किसी भी वर्क पर्सन के लिए आपको इंश्योरेंस इंश्योर्ड किया जाता है, किसी भी वर्क पर्सन को, ठीक है, उसको भी इंश्योर किया जाता है, उसकी फैमिली भी क्या होती है, इंश्योर्ड होती है, ठीक है। अब कोई मेडिकल इश्यूज आते हैं तो क्या होता है कि उस मेडिकल इश्यूज में अगर मान लो एक लिमिट होती है हर एक की कि कितना 5 लाख तक आपको मिलेगा या 2 लाख मिलेगा, तो वो उसका बर्डन क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर बर्डन कम हो रहा है किसी भी वर्कर का, ठीक है, कि अगर किसी को भी फैमिली में किसी को भी हेल्थ रिलेटेड इशू आए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे भी इंडस्ट्री के थ्रू अगर इसको इंश्योर्ड किया गया है, तो वो क्या होगा, मेंटली क्या होगा, टेंशन फ्री रहेगा, है ना। अगर उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि हाँ मुझे पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, कैसे मैं फीस दूंगा, कैसे मैं क्या कर दूंगा, तो ये अगर हम इस चीज को इंडस्ट्री इंश्योर्ड करके इस चीज को क्या कर रही है कि उस वर्कर को एक मेंटल पीस प्रोवाइड करिए कि हाँ हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये हमें क्या होगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, हमें बर्डन कम पड़ेगा, फाइनेंशियली बर्डन हमारे ऊपर कम आएगा। तो इससे भी क्या होता है कि आपका जो वर्कर है वो सेटिस्फाइड रहता है। सेटिस्फाई मतलब वो खुश रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड इंजरी, ठीक है, कि अब बहुत जगह ऐसा होता है कि जो भी आपको एक लिमिट दी होती है उस लिमिट से क्या करते हैं, एक्सीड कर जाते हैं। तो अगर एक्सीड होता है तो ये कमिटी क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है कि कहीं पे भी अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू लेवल वैल्यू हर एक जगह क्या होती है, चाहे रेडिएशन में हो, साउंड लेवल हो, चाहे आपका केमिकल हम यूज कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहां पे क्या होता है कि एक TLV वैल्यू गिवन होती है हर एक जगह, ठीक है, हर एक इंडस्ट्री को प्रोवाइड होती है कि आप कितने रेडिएशन तक जो है आप वर्कर को कितने रेडिएशन इन बिटवीन, कितने रेडिएशन के बीच में आप वर्क करा सकते हो और कितने टाइम के लिए करा सकते हो, है ना। टाइम भी क्या होता है, मेंशन होता है। ये नहीं होता कि हमने रेडिएशन में किसी भी वर्कर को एक जहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है वहां पे कोई वर्कर काम कर रहा है और उसको हम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे वो पर्सन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, टाइम लिमिट होता है कि अकॉर्डिंग टू रेडिएशन हाई लेवल है, लो लेवल है या मॉडरेटेड है, उसके अकॉर्डिंग टाइम की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, जिस वजह से आपका क्या होगा कि वो जो डिजीज है, वो डिजीज आपको रेडिएशन की वजह से जो भी डिजीजेस हो सकती हैं हमारे हेल्थ पे, जो भी इश्यूज हो सकती हैं, उसको वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो वो टाइम लिमिटेड और कहाँ पे कितनी रेडिएशन लेवल आपने देनी है, केमिकल फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो केमिकल जो टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्री में क्या होगी, हर एक जगह केमिकल जहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी हो रही है टॉक्सिसिटी होती है, तो जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी आपका क्या होता है, इंजर्ड करता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो उसकी लेवल कितनी होनी चाहिए, ये प्री डिफाइन होती है। अगर उससे कहीं पे भी ज्यादा होती है तो वो क्या होता है कि इंडस्ट्री को फाइन दिया, फाइन मतलब जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशन के अंडर आएगा कि फाइन लगाना होगा या फिर वो इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि क्या उसमें उन्होंने रूल रेगुलेशन क्या उसके अकॉर्डिंग बना रखे हैं, ठीक है। तो हम थर्ड वन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रिवेंट द occupational disease and injuries. नेक्स्ट आती है आपकी टू अडेप्ट द वर्क प्लेस एंड वर्क इन्वायरमेंट टू नीड्स ऑफ द वर्कर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल। ये आगे हम देखेंगे एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है ना, जो वर्क इन्वायरमेंट है, वो इंडस्ट्री के थ्रू वहां पे ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए जिसमें कि आपका वर्क जो भी इम्प्लॉय है, जो भी वर्कर्स है, वो इजीली वर्क कर सके, है ना। ये नहीं कि वर्क प्लेस आपका ऐसा है जहाँ पे वर्कर्स के लिए कोई मतलब वहां पे खड़े होके किसी इक्विपमेंट पे अगर वो काम कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। तो वर्क प्लेस जो है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि आपका वर्कर वहां पे इजीली काम कर सके, कोई भी उसमें हैजार्ड्स ना हो, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस है ना, फिजिकल हैजार्ड्स मैंने बताए थे कि प्रॉपर वेंटिलेशंस होनी चाहिए, है ना, ये इसी में आती है कि आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशंस होनी चाहिए, है ना, कि वहां पे ज्यादा हीट अप ना हो, ना ज्यादा कोल्ड हो, है ना, दोनों ही क्या है, डेंजरस है।
है ना। अगर ज्यादा हीटअप ही होगा, कोई पर्सन फर्नेस के साथ अगर वर्क कर रहा है तो फर्नेस पे क्या होती है, हाई हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो वो जो हाई हीट जहाँ पे मेटल को हम मेल्ट करते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में मेटल की मेल्टिंग होती है, मॉडलिंग होती है, तो वहां पे हीट की क्या होती है, नेसेसिटी होती है कि हाई हीट पे वहां पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी है। और ये जो सारी चीजें हैं वो इस कमेटी के थ्रू क्या करी जाएंगी, चेक की जाएंगी कि वो चीज वहां पे अवेलेबल है, वो जो भी फंक्शन है वो अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। ठीक है, लास्ट वन क्या आता है, इट शुड बी प्रिवेंटिव रादर देन कर्टिव, कि ये आपका जो भी आपका मतलब जो भी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो क्या होनी चाहिए, प्रिवेंटिव होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, it represent a dynamic equilibrium between the worker and his occupational environment। ठीक है, कि ये क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसके किसके बीच में, एनवायरमेंट एंड वर्कर्स के बीच में। व्हाट इज द नेक्स्ट आता है अब कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर है क्या। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, फैक्ट्री एक्ट डिस्कस करी थी। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट, इसमें भी आपका आएगा OSHA 18000, इसकी सीरीज आती है ना, कि हर एक इंडस्ट्री के लिए आपकी क्या है, एक गाइडलाइन डिफाइन है ना। अगर आप जैसे ऑटोमोबाइल में वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक गाइडलाइन गिवन है। अगर हम केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहां के लिए क्या है, एक प्रॉपर गाइडलाइन गिवन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? अक्षय, शुभम? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर है क्या। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर क्या है कि इट इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, प्रिवेंटिव की जो भी इंडस्ट्री में हम काम करें, विच प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होती है कि जो भी OSHA की गाइडलाइंस है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी जो होती है, तो वो क्या करता है, उसको उसने हर एक इंडस्ट्री के लिए क्या कर रखा है, एक एक्ट प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एक आपका क्या है, एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, आगे हम जैसे 1948 में भी हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि काफी सारी एक्ट्स थी कि कहाँ पे कौन सी एक्ट्स आपको फॉलो होती है, कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। ठीक है, उसी तरह जैसे सेफ्टी एक्ट होती है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्ट, कौन कौन सी एक्ट है, और हर एक एक्ट का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें सीरीज आती है। जैसे 1980 की सीरीज आती है, 19801 A आता है, B आता है, C आता है, ऐसे करके उसमें क्या क्या है, लिस्टिंग करी हुई है। तो वो एक्ट जो भी वर्कर्स की हेल्थ केयर होगी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर की, ऑक्यूपेशन जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वहां उस इंडस्ट्री में और उस वर्क प्लेस की वजह से उसके हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर इज अ हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कि आपकी जो इसका जो मेन पर्पस है, पर्पस क्या है कि जो आपका वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो वर्क प्लेस क्या होना चाहिए, वो ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और वर्किंग एनवायरनमेंट आपका सेफ होना चाहिए। ए वेल फंक्शनिंग वर्किंग कम्युनिटी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड डिजीज, ठीक है, एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय working ability and functional capacity and promotion of their health। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द व्हाट, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर, कि जहाँ पे किसी भी वर्कर की हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन, अगर वर्क ऑक्यूपेशनल जो भी हम जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई भी डिजीज उसके वजह से हो सकती है तो उसका प्रिवेंशन जो है वो पहले ही हमें
लेना है, जिससे कि जो आपका एम्प्लॉय है वो क्या कर सके, उसकी एबिलिटी, फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन, investigates and assess load factors and hazards and give expert assistance for the eliminating them। ठीक है, अब अगर मान लो कोई कमिटी कोई आपको देखने वाला नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर जो है ना तो हमें जो है उस पढ़ाई का कोई असेसमेंट होने वाला है, ना ही उसका कोई रिजल्ट आने वाला है ना, तो वो पढ़ाई क्या हो जाती है, यूजलेस जैसी हो जाती है, कि मतलब हम केयरलेस हो जाते हैं। यूजलेस हो गया, यूजलेस तो नहीं होता, केयरलेस हो गया कि ना, वो पढ़ाई आपके लिए क्या हो जाती है, केयरलेसनेस हो जाती है। तो इसी तरह कोई भी कमिटी अगर कोई भी कमिटी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम बिल्डअप करते हैं, तो उसका मेन फंक्शन होता है कि वो जिस एक सेकेंड, उसका मेन फंक्शन होता है कि वो उन चीजों को कंट्रोल कर सके, ठीक है, कोई एक्ट बना सके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उस कमिटी जो है एक एक्ट बना सके और उस एक्ट को वो क्या करे, फॉलो करे। ठीक है, तो वैसे ही तो फिर इस जो ये कमिटी होगी उसका एडवांटेजेस कहाँ होगा, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर आपकी कमिटीज हैं उनका एडवांटेजेस क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वन आपका क्या है कि वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, है ना, और एक्सेस करेगा कि कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में आपका हैजार्ड्स, कौन कौन से हैजार्ड्स हो सकते हैं और उस हैजार्ड्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये किसके थ्रू हो सकती है, आपकी एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर कमिटी के थ्रू ये होती है, कि इसका ये एडवांटेज है कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी तो वहां इन चीजों का ध्यान दिया जाएगा। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो इंडस्ट्री आपकी हो सकता है वो खुले ना, है ना, या फिर वो उस सेफ्टी मेजरमेंट्स को क्या करे, फॉलो करे। ठीक है, गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेस, कि जो भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे क्या, जैसे अगर मान लो केमिकल या रेडिएशन फैक्ट्री है, तो अगर लेवल डिसाइड नहीं होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री में अपनी मर्जी से लेवल हाई करके भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वर्क जो टाइमिंग है वो भी आपका क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है कि 7, मतलब अगर मान लो हाई रेडिएशन लेवल है तो वहां पे वर्किंग टाइम जैसे 1 आवर या 2 आवर फिक्स होगी, कि एक पर्सन जो है वो 2 आवर से ज्यादा वर्क नहीं करेगा वहां पे। लेकिन अगर मान लो कोई आपके ऊपर एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी नहीं है, एक ऑथोरिटी, मतलब इस चीज को देखने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, उसको तो मतलब काम है अपने मतलब से, है ना, इंडस्ट्री को क्या है कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। अब पर्सन के ऊपर वो तो ध्यान नहीं देगा, वर्क एम्प्लॉय के ऊपर वो तो ये सोचेगा कि हाँ चलो ये जाएगा तो दूसरा कोई आ जाएगा। तो वही है कि ये चीजें इस कमेटी के थ्रू ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी एलिमिनेट होती है, हैजार्ड्स जो है वो भी एलिमिनेट होता है। और जहाँ पे भी रेडिएशन लेवल्स हाई है वहाँ पे पहले से ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और अगर हमें नीड होती है तो वो क्या करते हैं, एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। एस्टिमेट एम्प्लॉय वर्किंग एबिलिटी एंड मॉनिटर्स देयर हेल्थ कंडीशन। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है उनकी वर्किंग एबिलिटी को वो क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा, मॉनिटर करेगा देयर हेल्थ कंडीशन। जैसे रेडिएशन इंडस्ट्री, अगर जहाँ पे भी रेडिएशन हो रही है वहां पे कोई एम्प्लॉय अगर वर्क करता है तो उसमें क्या होती है, रेगुलर चेकअप होती है, वीकली होती है या 15 डेज की होती है। ये डिफाइन है कि आपकी चेकअप होनी है। ठीक है, कि आपके ऊपर कोई रेडिएशन का इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। अब अगर मान लो एक रूटीन वे में मॉनिटर हो रही है तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर कोई भी माइन्यूट भी अगर आपके रेडिएशन का कोई इफेक्ट आएगा तो वो क्या होगा, रिमूव हम कर सकते हैं। ठीक है, बाय इट्स नॉलेज एंड स्किल सपोर्ट एक्शन फॉर मेंटेनिंग वर्किंग एबिलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ individuals working environment and working community in this way also affecting the productivity continued. ठीक है, so this is the advantages
Next one advantage is prevents occupational disease and other work related illness. ठीक है. Next is the prevents premature incapacity for work, reduce pension cost. ठीक है. Reduce absenteeism due to the sickness, can make calculation of profitability of occupational safety and health and occupational health care in the corporation with workplace, or encourage workplace to make these themselves. Okay, so these are the advantages of occupational health committee. ठीक है. नेक्स्ट आती है अंडरटेकिंग. ठीक है. अंडरटेकिंग क्या होगा कि कोई भी इंडस्ट्री अगर वर्क कर रही है तो जो उन्हें क्या होता है अंडरटेकिंग गिवन देना होता है. ठीक है, कि आप जो वर्क कर रहे हो उसका सोशल इन्वायरमेंट पे सोशल जो है कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, जो वर्क प्लेस की एक्टिविटी है वहां पे कोई ऐसी हेल्थ हैजार्ड्स वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से वो आ सके. तो नीड क्यों है. ठीक है, कि एनी अंडरटेकिंग्स विच एम्प्लॉय मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर. ठीक है. नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है. ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स की पब्लिक को कोई उस जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है तो पब्लिक को कोई उससे क्या कहते हैं हार्म तो नहीं है ना. एटॉमिक एनर्जी यूनिट, एक्सप्लोसिव प्रोडक्शन यूनिट, माइनिंग यूनिट एंड एस्बेस्टस प्रोडक्शन यूनिट एक्सेट्रा. ये जो भी यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पे रेडिएशन होगी, एक्सप्लोसिव है तो वहां पे भी आपका क्या होगा, फ्यूम होगा, डस्ट होगा, स्मोक होगा. तो इन सब की वजह से माइनिंग में भी क्या होती है, माइनिंग जहाँ पे माइनिंग यूनिट होती है वहां पे भी क्या डेंजरस है. तो इन सब चीजों के लिए क्या होती है अंडरटेकिंग ली जाती है कि जो भी अगर कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये चीजें डिफाइन होती है. ए यूनिट वेयर वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू हेल्थ हैजार्ड फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ठीक है, आगे हम देखेंगे टॉक्सिसिटी क्या होती है. ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है और इसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस. अब फंक्शन क्या है, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, कि आपकी क्या होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी प्री एम्प्लॉयमेंट. कहीं पे भी किसी इंडस्ट्री में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगी. ठीक है. फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विस है ना, कि वहाँ जो भी इंडस्ट्री है वहां पे फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विस है कि नहीं है. सुपरविजन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस इन द वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये क्या होती है, सुपरविजन होती है कि जो भी आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो इस वर्किंग एनवायरनमेंट में ऐसा कोई डेंजरस सब्सटेंस तो नहीं है जिससे कि आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़े. ठीक है, या जो भी वर्क एनवायरनमेंट है वहां पे कोई इफेक्ट हो. स्पेशल पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली फॉर द वर्कर्स इन डेंजरस ऑपरेशन. ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे भी जैसे एटॉमिक यूनिट है या माइनिंग यूनिट है या आपका यहाँ पे गिवन एक्सप्लोसिव यूनिट है, एस्बेस्टस प्रोडक्शन जहाँ पे होती है, इन सब जगह क्या होती है कि इन सारी यूनिट्स में, इन सारी इंडस्ट्री में आपका क्या होता है कि वर्कर्स का क्या होता है, एक रूटीन, एक पीरियडिकली मेडिकल चेकअप्स होते हैं. ठीक है, तो ये चेकअप्स किसके थ्रू, ये चेकअप्स जो है वो जो भी इंडस्ट्री है उसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है. अब ये ऑर्गेनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, पीरियडिकली ऑर्गेनाइज मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है वर्कर्स की, नहीं हो रही है, इसको कौन लुक आफ्टर करेगा, आपकी OSHA लुक आफ्टर करती है. ठीक है. हेल्थ एजुकेशन फॉर disseminating information on specific hazards and risk in the work environment. ठीक है, कि आपका जो भी जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. ठीक है, क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं. जब भी हम कंपनी, कोई भी पर्सन जब भी किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग इसी पर्पज से दी जाती है कि वहां पे क्या क्या वर्क हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कि अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, कि कहाँ किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल एग्जामिनेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, एडवाइजिंग द एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन एंड प्लेसमेंट ऑफ हैजार्ड्स. ठीक है,
मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुपरविजन ओवर सैनिटेशन, हाइजीन एंड कैंटीन फैसिलिटीज, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस, और इसके नीचे भी है अभी लाइसेंस एंड कोऑपरेशन विद द सेफ्टी कमिटी। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर मेडिकल चेकअप्स एंड फॉलो अप फॉर द मेंटेनिंग हेल्थ स्टैंडर्ड एंड आल्सो फॉर द इवैल्यूएशन, ठीक है। दिस इज आल्सो नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ OSHA, कि वहाँ जो भी वर्कर्स हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड रखना, उसमें उसको फिर फॉलो अप करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर किसी को आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो दिस इज वेल एंड गुड। To carry out other parallel activities such as nutrition program, family planning, social services, recreations, etc. concerning the health and welfare of the workers, ठीक है। तो इस जो functions है, it is also related to the workplace environment, कि workplace आपका कैसा होना चाहिए, hazards eliminates होने चाहिए, health workers के health कि टेक केयर होनी चाहिए, है ना, कि जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं वहाँ का क्या होना चाहिए, टेक केयर बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, कि वो मैनेजमेंट जो है वहाँ के सारे एम्प्लॉय की मेडिकल एग्जामिनेशन करके उसका फॉलो अप रखना है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ OSHA, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है द फैक्टर्स फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हेल्थ सर्विस को इफेक्टिव बनाती है। द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, कि जो नेचर है, स्मॉल इंडस्ट्री है, मीडियम है, लार्ज है, एंड इट्स लोकेशन, ठीक है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, की जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, हेल्थ सर्विस जो भी हेल्थ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्किंग प्लेस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप सेफली वर्क कर सको, ठीक है, कोई भी हैजार्ड्स ना हो, आप जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस हो, काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है। और जैसे हर एक चीज आपकी क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके में है कि नहीं है। अब फायर से रिलेटेड जो भी है, कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है या इनबिल्ट इंटरनल कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है तो वो है कि नहीं किसी भी इंडस्ट्रीज में, ये सारी चीजें किसमें आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, तो वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ट्रेन्ड मैन पावर, जहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट के साथ कोई वर्क पर्सन अगर वर्क कर रहा है तो वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉपरली ट्रेंड ना हो। अगर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होगा तो वहां पे क्या होंगे, हैजार्ड्स होंगे। वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट एंड एम्प्लॉयर्स कमिटमेंट, ठीक है, कि वर्कर्स जो है वहां पे कितने इन्वॉल्व हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, या वर्क प्लेस के साथ कितने इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और एम्प्लॉयर की जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आप मतलब वहां पे कमिटमेंट जो भी हमने करी है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। सर्वेलाइंसेस ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट बाय मींस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एंड टेस्टिंग, ठीक है, कि जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका क्या होना चाहिए, मतलब उसको उसकी सर्विलेंसेस होनी चाहिए, कि जिससे कि आप उस वहां की स्टडी करके देख सको कि वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वर्कर के साथ, ठीक है। तो दीज आर द factors that affecting the occupational health services, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, फैक्टर्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किसको हम कहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं, कहाँ पे क्या क्या है, कि उसमें क्या क्या रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आते हैं, किस चीज को हमें असेसमेंट करना है, कहाँ पे क्या मेंटेन करना है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ तक? अक्षय, राहुल, मयंक? यस मैम। हाँ जी, कोई दिक्कत भी है? नो मैम। कल तो
बहुत सारे बच्चे थे, आज सारे के सारे गायब कहाँ हो गए? मयंक यस मैम। हो यहीं पे? राहुल, यहीं पे हूँ। राहुल, शुभम, प्रेजेंट शुभम, मैम। प्रेजेंट मैम। चलो ठीक। और ये यश क्यों नहीं आ रहा? इसकी अटेंडेंस तो बहुत ही कम है यश की। चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और ज्यादा हो गया। ठीक है।